चलिए आइए आपको एक नन्ही सी चिड़िया की कहानी सुनाते हैं, जो नदी किनारे एक पेड़ पर अपने दो छोटे छोटे बच्चों और नर चिड़े के साथ घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन अचानक आए तूफान में चिड़िया का घोंसला उफनती नदी में गिर जाता है और वो तेज तूफान में बहने लगते हैं। बच्चे डर से सहम जाते हैं। नर चिड़ा हौसला हार जाता है और खुद को तूफान के हवाले कर दुनिया छोड़कर चला जाता है। चिड़िया, जिसने कभी घोंसले के बाहर की दुनिया नहीं देखी, वो यकायक तूफान में खुद को अकेला पाती है। तभी अचानक उसके भीतर प्रकाश होता है और वो उठ खड़ी होती है और बच्चों से कहती है, इस तूफान से मत डरो, मैं किनारों का पता जानती हूँ। रुको, मैं पतवार बनाती हूँ। तब वह अंधेरे में ही तिनका चुनकर एक पतवार बनाती है। वह अपने बच्चों और घोंसलों को तूफान से सुरक्षित बाहर ले जाती है। वह न केवल खुद को बचाती है, बल्कि हजारों अन्य चिड़ियों के लिए भी घोंसले बनाती है। यह नन्ही चिड़िया कोई और नहीं, हमारे आज के कार्यक्रम की करेज क्वीन रितु सिंघल हैं, जो आज चंडीगढ़ की एक सफल बिल्डर और उद्यमी हैं। आइए मिलते हैं रितु सिंघल से, जो अब लोगों के घर बनाने के सपनों को साकार करती है और हमारे कार्यक्रम के बीच में है। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल आपने मुझे यहाँ मौका दिया। दोस्तों, इससे पहले कि हम रितु सिंघल से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आइए देखते हैं उनके बारे में एक परिचय वीडियो। Ritu Singhal. I stay in Panchkula. I was born in Shimla, but I've been मेरी परवरिश पटियाला में हुई, क्योंकि मेरे माँ बाप वहाँ से बिलोंग करते थे। और मेरे फादर एक गवर्नमेंट LIC में लाइफ इंश्योरेंस में क्लर्क थे, और मेरे मदर बहुत पढ़े लिखे थे, मतलब उस टाइम के हिसाब से B.Ed थे, पर हाउसवाइफ ही रहे। पर दोनों माता पिता बिकॉज बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो उन्होंने मुझे भी पढ़ने के लिए हमेशा इनकरेज किया, सपोर्ट किया। मैंने LLB और LLM पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से किया, दोनों में मुझे गोल्ड मेडल मिला। रितु, आपको कैसा लगा आपका ये परिचय वीडियो? जी बहुत अच्छा, बहुत खूब। रितु, आप बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि रही हैं और आप बहुत मेहनती रही हैं। आपने अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठाया। जब आप एक युवती थी तो आपके मन में क्या सपने थे और आप क्या सपने देखा करती थी अपनी जिंदगी के बारे में? कोई सपने बहुत बड़े नहीं थे, बिकॉज बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थी। बस ये था कि कुछ पढ़ लिख के थोड़ा कुछ करना है, पर बहुत क्लियर नहीं था। होशियार थी तो कभी सोचती थी IAS कर लेंगे या कभी लेक्चरशिप, पर बहुत कोई ऐसा नहीं था। एक हैप्पी फैमिली का सपना सबसे बड़ा था। रितु, जैसा आप सपना देखती थी, आपका ऐसा ही हंसता खेलता परिवार था, और फिर अचानक आपके घर में एक हादसा होता है जिससे आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। आपके पति ने जीवन से हार मान ली और आपने फिर उस दुखद हादसे को कैसे झेला और कैसे ये सब हुआ? एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसमें कुछ लीगल केसेस आई या कुछ बहुत लोन्स लिए हुए थे। उन सब प्रॉब्लम्स को एकदम से मेरे हस्बैंड को लगा कि जैसे सब कुछ उलझ गया और वो शायद सुलझा नहीं पाएंगे। उस मौके पर कुछ ऐसा मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, वीक मोमेंट्स, जब उन्होंने हार मान ली और ये हादसा हुआ। और उस टाइम मेरे पास यही चॉइस थी कि मैं क्या डिसीजन लूँ, या तो मैं भी हार मान लेती या फिर जंग लड़ती। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जंग लड़ूंगी। रितु, जब आपके साथ ये हादसा हुआ तब आप एक बिल्कुल घरेलू महिला थी और आपके पति व्यवसायी थे, और अचानक ही उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और आपके पीछे
छोड़ गए एक बहुत बड़ी चुनौतियों भरा आपके लिए मैदान, जिसमें बहुत सी आपके लिए चुनौतियां थी। आपने, चूंकि आप बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, उद्योगों के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तो आपने तब वो सब चीजें कैसे आपने किया और क्या क्या चुनौतियां थी आपके साथ? बहुत सारी चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती तो घर से निकलना था, बच्चों को देखना था, क्योंकि बच्चे भी बहुत छोटे थे, तो उनके ट्रॉमा बहुत बड़ा था और उनको किसके सहारे छोड़ना है, और बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं थी, फाइनेंस की समझ नहीं थी, और किसी को मेरे पे विश्वास नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगी, सबका विश्वास भी जीतना था। बहुत मानसिक दबाव आपको झेलना पड़ा होगा, क्योंकि आप बता रही थी कि बहुत देनदारियां थी, लोग बहुत प्रेशर लोगों ने भी बनाया हुआ था। हाँ, शुरू में तो सबने बहुत डिस्करेज किया, फैमिली से भी, बिकॉज किसी को ऐसा लगा ही नहीं कि रितु कुछ कर सकती है। सबके दिमाग में ये था कि कोई और तो है ही नहीं, कोई ऐसा आदमी उनको नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले बेटे थे, एक सिस्टर है उनकी, तो किसी को कोई घर में ऐसा नजर नहीं आ रहा था जो कुछ ये सब संभाल पाता। तो मेरी तरफ तो किसी की नजर जा ही नहीं रही थी, तो सबको ये था कि बेच दो, ऐसा कर दो, वैसा कर देते। और जहां तक ऑफिस में भी सब कर्मचारी बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे। सबको ये था कि शादी कंपनी बंद हो जाएगी। एक फैक्ट्री है जो हमने अभी शुरू करी ही थी, जस्ट पूरी प्रॉपर शुरू भी नहीं हुई थी, वहां के सब कर्मचारी छोड़ के चले गए, उनको लगा ये अब चलेगा नहीं। तो बहुत हंड्रेड्स ऑफ कोर्ट केसेस थे, 40 करोड़ के लोन्स थे, बैंक्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि हम लोग उनका चुका पाएंगे कभी किसी भी। वो बहुत प्रेशराइज कर रहे थे, वो हमारा घर गिरवी रखने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे, बहुत कुछ था, बहुत चुनौतियां थी। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया था, मैं एक फिलॉसफी फॉलो करती हूँ, जिस फिलॉसफी में हमेशा उसने मुझे एक ग्राउंडेड रखा, और उस फिलॉसफी को लेके मैंने ये सोच लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं एटलीस्ट अपनी तरफ से कोशिश पूरी करूंगी। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुंचूंगी, कब मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी, और एक्चुअली तो सच माने तो मुझे मंजिल भी नहीं पता था है कहाँ, कौन सी है। भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो कि पुरुषों का ही एकाधिकार क्षेत्र रही, और महिलाएं ज्यादातर बिल्डर्स नहीं है, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में महिलाओं को ज्यादा देखा नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं कि उनको लेबर के साथ काम करना पड़ता है और ठेकेदारों के साथ काम करना पड़ता है। और महिलाओं को यदि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है भी, तो या तो वो डिजाइनिंग तक सीमित है, या फिर उस कंपनी के बैक एंड जो कार्यक्रम होते हैं उन्हीं तक सीमित है। लेकिन आपने इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अपने कंधों पर उठा लिया, तो उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी पड़ी, आपने कैसे अपने आप को सक्षम बनाया, जबकि आप तो एक अलग क्षेत्र से, आपका जो शिक्षा है वो जहां तक मैं जानती हूँ कानून से है, और आपने ये बिल्कुल नई इंडस्ट्री के बारे में आपने फिर क्या किया? मैंने कोई अवसर नहीं छोड़ा सीखने का। मुझे कोई भी मिलता था, हमारे इंजीनियर्स थे या कोई भी था, मैं हर एक से समझने की कोशिश करती थी। मैंने कोई भी चीज सुपरफिशियल लेवल पे जानने की कोशिश नहीं की। मैंने हर चीज में घुस के कि कैसे फाउंडेशंस कैसे होती हैं, या सीमेंट रेशो क्या होती है, आरएमसी रेशो क्या है, हर चीज की मैंने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और बहुत ओपन थी मैं लर्निंग को, और खुद बहुत सुपरवाइज करती थी, साइट पे जाती थी, लेबर के साथ इंटरेक्शन होता था, मैं पूरे स्टाफ के साथ इंटरेक्शन होता था, हर चीज में क्लासेस लेती थी वहां पे कि अगर ये क्रैक आ रहा है बॉल में तो ये क्रैक क्यों आता है और हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने हर चीज में, जब लोगों ने भी देखा कि ये बहुत इंटरेस्ट लेती हैं, हर चीज को समझती हैं, तो सबने भी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। पहले तो सबका यही था कि ये क्या करेंगे, इनको तो मालूम नहीं, सबका रिएक्शन ये था। इवन जो ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते थे, तो सबको ये लगता था वो महिला है, उनके पास क्या जाना है। किसी को ये नहीं लगता था कि वो कंपनी की ऑनर है या क्या, सबको ऐसी फीलिंग आती थी। लेकिन सबके साथ मैंने जा के बात की, उनको खुलने का अवसर दिया, उनको ये समझने का अवसर दिया कि महिला हूँ लेकिन समझ सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, सोच सकती हूँ। तो धीरे धीरे हर जगह एक रिस्पेक्ट जनरेट हुई, सबने फिर खुलना शुरू किया एक महिला के साथ। भवन निर्माण व्यवसाय के अलावा एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक निर्माण उद्योग भी आप चलाती हैं, और आपका जो कि उस उद्योग के बारे में भी आपका कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं था और कोई भी आपकी जानकारी नहीं थी, और वो एक घाटे की कंपनी थी।
जिसको आपने आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि वो अब बहुत फल फूल रही है और आज एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो उसके बारे में आपने कैसे सीखा? उसके बारे में भी मैंने ऐसे ही किया कि मैं चाइना भी गई, वहाँ मैंने बहुत इंडस्ट्रीज विजिट की, मैंने मशीनों को समझा, रॉ मटेरियल्स को समझा। मैं सारी रात बैठ के कैलकुलेशंस करती थी कि कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे, इंडिया में कितने में बिक सकता है, मार्केट वैल्यूज क्या है, हम बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। बहुत अंडरस्टैंड करने के बाद बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में मैंने रॉ मटेरियल्स लाके छोटे छोटे ट्रायल्स किए। घबराई नहीं, लोगों को लगता था शायद मैं पैसा खराब कर रही हूँ, पर मैंने बहुत सोच समझ के छोटे छोटे स्पेंड करके उस इंडस्ट्री को एक ऐसे और मैंने एक मार्केट को भी बहुत चूज किया। मुझे था कि मुझे किस मार्केट में जाना है, मुझे उस मार्केट में नहीं जाना जहाँ धोखाबाजी है या बहुत चीप मटेरियल चलते हैं, कल को पैसा फंस सकता है। तो बहुत समझदारी के साथ कोशिश किया मैंने कि कहाँ पे मैं जाऊँ, कौन सा मटेरियल दूँ जो कोई और नहीं बना सकता, तो टेक्निकली अंडरस्टैंड करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। अभी ऋतु, जब हम आपका परिचय वीडियो देख रहे थे तो उसमें हमने देखा कि आज चाहे वो आपका उद्योग है, चाहे आपका वो भवन निर्माण इंडस्ट्री है, दोनों ने एक बहुत बड़ी जो आर्थिक ऊंचाइयां हैं वो हासिल कर ली हैं, जबकि आपने पूरे के पूरे कोर्ट केसेस के साथ और इतनी देनदारियों के साथ, जनता का अविश्वास के साथ, कर्मचारियों की इनसिक्योरिटी के साथ वो आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो उसमें आज आपको कैसा महसूस होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि शायद मेरा जीवन ही इसीलिए है कि मैं और महिलाओं को कुछ साहस दे सकूं, कुछ ऐसी उनमें हिम्मत आए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें हार नहीं माननी है। सबसे बड़ी बात है कि हम अंदर से हार जाते हैं, और जब हम अंदर से हार सकते हैं तो हम कभी भी जीत नहीं सकते कोई भी चांस। पहली जब मैंने सोच लिया कि आई कैन नॉट, देन आई विल नेवर बी एबल टू डू। सो ये सोच को मुझे बदलना चाहती हूँ मैं सोसाइटी में कि आई विल डू इट, यू नो। मान लीजिए ये दुनिया खत्म होने को है और आपको एक वरदान मिलता है कि आप कोई भी चीज अपने साथ, या तो आप बचेंगी या कोई भी एक चीज आप अपने साथ रखना चाहें वो बचेगी, तो आप क्या चीज अपने साथ रखना चाहिए? एक सपना, इस दुनिया को बहुत खूबसूरत और खुशी से भरी हुई दुनिया को देखने का साथ लेके जाना चाहूंगी। गुड। ऋतु, आपके चाहने वालों के कुछ मैसेजेस वीडियोस हैं हमारे पास, आइए देखते हैं। I know her for last 10 years। पहले ये सिर्फ घर के अंदर अपने पति का और अपने बच्चों का ख्याल रखती थी, लेकिन जब ये हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी उस टाइम हम सबको ऐसे लगता था कि ये कैसे ये पिकअप कर लेंगे, लेकिन एक चमत्कार हो गया। दिस लेडी बाय वर्च्यू ऑफ हर हार्ड वर्क और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने थोड़े से समय के अंदर ही सब कुछ अपने अच्छी तरह कंट्रोल में कर लिया। That kind of उस तरह की हिम्मत, जोश, कंपैशन, दया दूसरों के लिए रखना, that's amazing। तो बहुत ही अच्छी आइडियल रही है मेरे लिए, और अगर मैं अपने जीवन में देखूं कि मैं किस जैसी हिम्मत पाना चाहती हूँ तो मैं कहूँगी मुझे हिम्मत चाहिए। वो हमें जिंदगी में हमेशा खुश रहना सिखाते हैं, स्माइल करना सिखाते हैं और कभी भी हार नहीं मानना सिखाते हैं। और वो कभी भी मुझे पढ़ाई के लिए ये नहीं कहा कि तुम पढ़ो क्योंकि तुम्हें फर्स्ट आना, उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि तुम पढ़ो ताकि तुम्हें चीजें समझ आए। Hey Mama, we are so proud of you. Keep going ahead like this. You have actually achieved whatever you deserved in life. Keep going ahead like this. Wish you all the best. ऋतु, आपको कैसे लगे ये हमारे संदेश? मुझे बहुत अच्छे लगे। एक्चुअली ये मेरा परिवार है, इन्होंने ही मुझे बहुत दुख सुख में मेरा साथ भी दिया और मेरे साथ खड़े रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऋतु, आप एक बहुत सफल व्यवसायी हैं और उसके साथ एक माँ, और चूंकि आपका बहुत सा वक्त जो आपके प्रोफेशन में बीत जाता है, आपके उद्योग में बीतता है, तो आप अपने बच्चों के बीच में और अपने कार्यस्थल के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे बच्चे हैं, पहले मैं एक हाउसवाइफ थी तो उनकी रूट्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि उस टाइम मैंने उनके साथ काफ़ी वक्त बिताया। लेकिन अब मुझे जब भी जहाँ भी मैं होती हूँ मैं कोशिश ये करती हूँ
कि मैं 100% दे पाऊँ। अगर मैं बिजनेस में होती हूँ तो मैं 100% वहीं मेंटली इन्वॉल्व रहती हूँ, और जब मैं घर आती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 100% बच्चों के साथ बिताऊँ, तो उनसे बातचीत करके, ताकि उनकी कोई भी उनके मन में क्वेश्चन है बढ़ती उम्र के, तो मैं उनके कोई भी अनआंसर्ड ना रहे। और रितु, आप बताइए कि भारत में जो महिलाएं, उनकी स्थिति में और सुधार कैसे हो पाए? एक तो एजुकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, तभी हम चेंज कर सकते हैं सोसाइटी को। दूसरा, हमारे घरों में जब एक आदमी को या अपने बेटे को या भाई को एक महिला की इज्जत करना सिखाया जाएगा, तभी आई थिंक चेंज हो सकता है। और साथ में एक औरत को भी कैसे डिग्निटी मेंटेन करना है, कैसे एक अपने आप को कैरी करना है, और कैसे किसी को लिबर्टी नहीं देना है, और वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके बताना पड़ेगा, तभी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हर आदमी इस बात को समझेगा। और रितु, आप ही की तरह और यदि युवतियां बिल्डर बनना चाहें, निर्माण उद्योग में जाना चाहें, तो उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें आप क्या सलाह देना चाहें? मुझे लगता है उनको एजुकेशन, पहले तो सिविल इंजीनियरिंग है या आर्किटेक्चर है या अदरवाइज भी कोई भी इंजीनियरिंग करें, एक एप्टीट्यूड होना चाहिए। और इंजीनियरिंग ना भी करें और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी लें, अपने आप को प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएट करें, हार्ड वर्क से मत घबराएं, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। और अगर हार्ड वर्क करती है तो अल्टीमेटली सोसाइटी हर जगह एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज सबको मेहनती लोग चाहिए और जो समझदार हैं। तो अगर हम समझदारी से सीखेंगे कहीं भी जाके प्रैक्टिकली, जैसे मैंने भी प्रैक्टिकली सीखा है, डिड नॉट हैव एनी इंजीनियरिंग डिग्री, तो आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल। दोस्तों, आप देख रहे थे रितु सिंगल से हमारी बातचीत, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी बातचीत बहुत पसंद आई होगी। बहुत सी जानकारियां जो इन्होंने हमें दी हैं, वो हमारी युवाओं को, हमारी महिलाओं को, हमारे देशवासियों को बहुत पसंद आई होंगी। और इस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम में आप हमेशा बने रहेंगे, और अगले शो में भी इसी तरह से आप अपनी भागीदारी दिखाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।